हेलो गाइस, माई सेल्फ अंशुमान। और इस पर्टिकुलर वीडियो में 2020 का जो प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन पेपर है उसको मैं डिस्कस करूँगा। और मेरा जो मेन मकसद होगा डिस्कस करने का कि कई सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो आप ऑन द स्पॉट देखेंगे और वो ऑन द स्पॉट सॉल्व किए जा सकते थे। और रफली ये जो प्रीलिम्स था 2020 का वो 18-19 के लाइंस पे ही था, क्योंकि 2016 का अगर आप प्रीलिम्स देखेंगे काफ़ी वो फैक्चुअल था। करंट अफेयर्स के काफ़ी क्वेश्चंस थे। 2017 थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हुआ था। और 2018, 19, 20 ये तीनों काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पेपर्स थे इन तीनों ही साल के। और साथ में ज़्यादातर सवाल आपको ऑन द स्पॉट एलिमिनेशन या फिर स्मार्ट गेस वर्क से ही सॉल्व करने पड़ेंगे। अब मैं डायरेक्ट अगर 2020 की बात करूँ तो आप कितने भी पढ़े हो, इनफैक्ट आपका अगर वो थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट भी है और आप काफ़ी वेल प्रिपेयर्ड हो, तो भी आप 30 सवाल से ज़्यादा सवाल नहीं होगा जो आप डायरेक्ट जिसका आप आंसर जानते होगे और आपको पता होगा। तो डेफिनेटली आपको एलिमिनेशन टेक्निक या स्मार्ट गेस वर्क तो यूज़ करना ही पड़ेगा। और इससे पहले भी मैं काफ़ी वीडियोस बनाए हूँ। अगर आपको वो वीडियोस या फिर ये वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो सबसे बड़ी बात है कि इस साल का कट ऑफ कितना जाएगा। और लास्ट 2018-2019 में दोनों टाइम कट ऑफ 98-98 था। और अगर मैं 2019 और 2020 का अगर क्वेश्चन पेपर कंपेयर करूं तो 2020 का इस साल का क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट था एज़ कम्पेयर टू द लास्ट ईयर। तो अगर लास्ट ईयर कट ऑफ थी 98, तो इस बार कट ऑफ 98 से नीचे जाएगी, डेफिनेटली नीचे जाएगी। लेकिन पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है कि ये इतनी भी नीचे नहीं जाएगी। ये 2 या 3 नंबर नीचे हो सकती है। तो कट ऑफ का रेंज रफली रहेगा 95 टू 97 मार्क्स, या फिर आप एक लार्जर रेंज लेना चाहते हैं तो 94 टू 97 मार्क्स। तो डेफिनेटली अब जिनका भी मार्क्स 95 प्लस आ रहा है, डेफिनेटली आप मेंस की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि इस बार ऑलरेडी टाइम काफ़ी कम है। और ऊपर से एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि जिनका भी प्रीलिम्स अच्छे से अगर इस बार निकल रहा है तो ऐसा माना जा रहा है कि इस बार थोड़ा सा कम कंपटीशन होगा, कि काफ़ी लोग कोरोना के चक्कर में दिए नहीं हो या फिर सही से पढ़ाई नहीं की हो। अब अब जो जो चेंजेज आए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर में, अगर हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखा जाए तो एंशियंट और मेडाइवल पे डेफिनेटली ये फोकस था। और टर्मिनोलॉजी पे काफ़ी सवाल पूछे गए, जैसे पैरामीटर्स, श्रमण कल्चर और ये सब टर्म्स पे काफ़ी सवाल पूछे गए। वैसे अगर ज्योग्राफी में देखा जाए तो ज्योग्राफी में शिफ्ट एग्रीकल्चर की तरफ हुआ था। पॉलिटी और इकोनॉमिक्स में दोनों में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए थे। और इन्वायरमेंट ईयर बाय ईयर टफ होता जा रहा है। अब इन्वायरमेंट में यूपीएससी का ज़्यादा फोकस होता है, नेशनल लॉज, बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया और जितने भी प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं उससे रिलेटेड काफ़ी सवाल पूछे गए। और टेक्नोलॉजी में जो मेन फोकस था वो डिफरेंट न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के एप्लीकेशन पे था। करंट अफेयर्स और गवर्नमेंट स्कीम्स पे बहुत ही कम सवाल पूछे गए थे। करंट अफेयर्स पे 1 या 2 सवाल होगा, वैसे ही गवर्नमेंट स्कीम्स पे होगा। और कुछ कुछ हरी भरी जो ट्रिक्स होती है जो हमेशा काम करती थी वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी काम की है। कुछ मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, अगर आप मेरा 2018 या 19 का जो मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था कि आप अगर इनफैक्ट आपको अगर अच्छे से नहीं पता है या फिर अगर हल्का फुल्का आपको नॉलेज है तो भी आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, वो सारी वीडियोस अगर आपने देखी होगी तो डेफिनेटली आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर में इस साल काफ़ी हेल्प मिली होगी। जैसे इन्वायरमेंट में सॉरी जैसे टेक्नोलॉजी में ऑल ऑफ द एबव के ज़्यादा चांसेस होते हैं सही होने के, स्पेशली अगर वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो डेफिनेटली 3 या 4 सवाल थे जो टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन थे, जैसे पहला ही सवाल है और उसमें सारा ही सही था। फिर उसके अलावा अगर देखा जाए कल्चर में मैंने आपको स्पेसिफिकली बताया था कि एक सवाल जैनिज्म बुद्धिज़्म पे होगा, उसमें 2 स्टेटमेंट्स होंगे। तो यूपीएससी की आदत है कि वो जैनिज्म बुद्धिज़्म के बीच में स्वैप करती है या फिर हीनयान महायान के बीच में स्वैप करती है। तो अगर आपको ये टेक्निक पता होगी तो एक सवाल आया था शायद से सरवस्तीवादी या किसी का आया था कि वो महायान से एसोसिएटेड है, वो नहीं था। तो वहाँ पे स्वैपिंग खेली गई थी, वो थेरावादा से एसोसिएटेड था। और उसके अलावा इकोनॉमिक्स में एक जनरल स्टेटमेंट होता है कि कोई भी पर्टिकुलर फिनोमेना, लाइक फॉर एग्जांपल फिस्कल डेफिसिट ओवर द लास्ट डिकेड कंटिन्यूसली डिक्रीज हुआ है या कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है। तो कहीं पे भी आपको स्टेडली इंक्रीज स्टेडली डिक्रीज अगर आपको स्टेटमेंट्स में मिल रहा है तो ज़्यादातर चांस होता है कि वो स्टेटमेंट गलत होता है।
तो डेफिनेटली वो भी एक पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर ट्रिक को भी आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में यूज़ कर सकते थे। ऊपर से नेगेटिव स्टेटमेंट्स गलत होते हैं, मैंने आपको साफ तौर पे बताया था। तो एक सवाल था डिजर्ट नेशनल पार्क पे, वहाँ पे लिखा गया था कि देयर इज़ नो ह्यूमन हैबिटेशन इन द डिजर्ट नेशनल पार्क। ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। क्वेश्चन सेटर ने देखा है कि वहाँ पे विलेजेस पाए जाते हैं और वहाँ पे लिख दिया कि देयर आर नो ह्यूमन हैबिटेशन, और ये नेगेटिव स्टेटमेंट है इसलिए गलत है। तो आप ये सॉल्व कर सकते थे। एक या दो क्वेश्चन में किसी स्टेटमेंट में ओनली है तो वो एक्सट्रीम स्टेटमेंट जनरली गलत होते हैं, तो आप मान के चल सकते हो वो स्टेटमेंट गलत होगा। और इनफैक्ट अगर आपको किसी स्टेटमेंट पे डाउट है और उस स्टेटमेंट में दो फैक्ट्स अगर दिए गए हैं तो आप लेके चलो कि वो स्टेटमेंट गलत ही होगा। तो वो भी एक ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई सवाल आया था, तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं डिस्कस करूंगा, वहाँ पे वो लग रहा था। तो डेफिनेटली अगर मैं बताऊँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 3 सवाल में ऑल ऑफ द एबव है। इकोनॉमिक्स में कंटिन्यूसली इंक्रीज कंटिन्यूसली डिक्रीज किसी स्टेटमेंट में वो गलत होता है, तो वो भी एक सवाल में लग रहा था। उसके अलावा अगर उसके अलावा हिस्ट्री में एक स्वैपिंग थी थेरावादा और महायान के बीच में, तो वो 5 सवाल हो गए। 2 सवाल में ओनली लगा हुआ था 2 स्टेटमेंट में, तो इसलिए वो स्टेटमेंट गलत था। उसके अलावा नेगेटिव स्टेटमेंट गलत होते हैं जिस स्टेटमेंट में 2 फैक्ट्स हैं, तो आपको अगर नहीं पता उस स्टेटमेंट के बारे में तो आप गलत मान के चलो। तो 9 से 10 सवाल आपको इसी ट्रिक्स पे आपके निकल जाते। तो डेफिनेटली अगर आप नॉलेज बेस से अगर 30 सवाल सॉल्व कर ले रहे हो तो 40 से 45 से 50 सवाल तक आप मेरे ट्रिक्स से ही सॉल्व कर सकते थे। उसके अलावा जितने भी सवाल है उसको आपको ऑन द स्पॉट सॉल्व करना होगा। तो अब सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कि आप कैसे आप सॉल्व कर सकते थे। ये जो सवाल है कार्बन नैनो ट्यूब से रिलेटेड है, मैं काफ़ी स्पीड में डिस्कस करूंगा। ये सवाल कार्बन नैनो ट्यूब से रिलेटेड है। तो पहला 3 जो स्टेटमेंट है वो एप्लीकेशन से रिलेटेड है। दे कैन बी यूज्ड इन बायोकेमिकल सेंसर्स, दे आर यूज्ड एज कैरियर्स ऑफ ड्रग्स, दे कैन बी मेड इनटू आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज। तीनों एप्लीकेशन बेस्ड है, और जहाँ तक कुछ एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं है तो तीनों सही ही होगा। साथ में कार्बन नैनो ट्यूब्स आर बायोडिग्रेडेबल, तो 1 2 3 तो सही होगा। तो कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें 1 2 3 है, तो ऑब्वियसली 1 2 3 4 ही आंसर होना है, और यहीं से आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे। उसके अलावा ये जो सवाल है ये ड्रोन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, किस किस एरिया में ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। मैंने आपको कहा है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एप्लीकेशन बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन है उसमें ज़्यादातर आंसर ऑल ऑफ द एबव होता है। तो यहाँ पे भी एक सिंपल क्वेश्चन था, आंसर ऑल ऑफ द एबव है। ये थर्ड क्वेश्चन था, द एक्सपेरिमेंट विल एम्प्लॉय अ ट्राई ऑफ स्पेसक्राफ्ट फ्लाइंग इन फॉर्मेशन इन द शेप ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल दैट हैज साइड्स 1 मिलियन किलोमीटर्स लॉन्ग विथ लेजर्स शाइनिंग बिटवीन द क्राफ्ट। तो अब यहाँ पे 2 ऑप्शन लीजा पाइट फाइंडर और इवॉल्व लीजा है, तो ज़्यादातर चांस है कि आंसर इन्हीं 2 ऑप्शंस के बीच में होगा। आप इन 2 ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज होंगे। आप डेफिनेटली आपको अगर पता होगा इलीजा तो सही है, लेकिन अब जब 2 ऑप्शन भी आपका फंस रहा है तो आप एक गेस वर्क ले सकते हो। मैंने इसमें सी मारा था लेकिन आंसर डी है। जिस क्वेश्चन में कि मैंने क्या सोचा, किस तरह से आंसर किया, वो मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे डिस्कस करूँगा। और इनफैक्ट जहाँ मेरा गलत हुआ, क्या सोच के गलत हुआ, तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर में, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। 4th क्वेश्चन जो है डैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। ये भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन बेस्ड सवाल है, यहाँ पे सारा सही होना है। और मैं अब डिटेल्स में बायोटेक्नोलॉजी में नहीं जा रहा, बस आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ऑल ऑफ द एबव होने के चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, स्पेशली वो एप्लीकेशन बेस्ड अगर क्वेश्चन है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। अब ये न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन के बारे में है कि दीज वैक्सीन आर इफेक्टिव अगेंस्ट निमोनिया, हो सकता है। डिपेंडेंस ऑन एंटीबायोटिक्स कैन बी रिड्यूस्ड, हो सकता है। दीज वैक्सीन हैव नो साइड इफेक्ट्स एंड कॉज नो एलर्जिक रिएक्शन, तो कोई ऐसा वैक्सीन नहीं होता जिसका साइड इफेक्ट नहीं होता या फिर एलर्जिक रिएक्शन नहीं होता है। आप कॉमन सेंस से डिड्यूस कर सकते हैं। और साथ में एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो नेगेटिव स्टेटमेंट के गलत होने के चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो 3rd स्टेटमेंट गलत है, और 1st और 2nd स्टेटमेंट आपको जेनरिक सर सही लगेगा, तो आप आंसर 1 और 2 मार के आएंगे। पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, अगर आप आधार की डिबेट को अगर काफ़ी अच्छे से अगर सुने होंगे, और एक टेक्निक होती है इंक्रिप्शन, उसमें पब्लिक की को डिसाइफर किया जाता है। तो ये इंक्रिप्शन से रिलेटेड है, तो ये डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इसका आंसर होगा। ये एक ईजी क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में ही होता है, ये बायोलॉजी का एक बेसिक सा सवाल है। तो 2 नहीं होना है, तो आंसर 1 और 3 हो जाएगा। प्लांट सेल्स में सेल वाल होता है और एनिमल्स में नहीं होता है, और प्लांट सेल्स में एक लार्ज वैक्यूल होता है और एनिमल सेल्स में काफ़ी छोटे छोटे होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन्स या फैक्टर्स फॉर द एक्सपोजर टू बेंजीन पॉल्यूशन। अब ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, टोबैको स्मोक, वुड बर्निंग, यूजिंग वार्निश्ड वुडन फर्नीचर, यूजिंग प्रोडक्ट्स मेड ऑफ पॉली यूरी इथेन। तो अब
कहाँ से बेंजीन निकल सकता है नहीं निकल सकता। अब यूपीएससी का हर साल एक सवाल होता है कि इनमें से कौन से गैसेस स्टील इंडस्ट्री से निकलते हैं, इनमें से कौन से गैसेस कॉपर इंडस्ट्री से निकलती है। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, आंसर जनरली ऑल ऑफ द अबव होता है कि हल्का सा भी कंसंट्रेशन बेंजीन का निकल जाएगा तो आंसर तो वो कंसिडर करना ही पड़ेगा। तो एकदम 0% बेंजीन निकलता हो तो ये आप इंश्योर नहीं कर सकते। कहीं ना टोबैको में और इनफैक्ट अगर आपको केमिस्ट्री की अगर बेसिक नॉलेज है तो अगर मोस्ट कॉमन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो बेंजीन ही है। और इनफैक्ट अगर आप नॉन साइंस बैकग्राउंड के भी हैं तो ये यूपीएससी के हर साल एक सवाल होता है कि इस इंडस्ट्री से कौन कौन सी गैसेस निकलेंगे, बेंजीन कहाँ कहाँ से निकल सकता है या फिर ये गैसेस कहाँ कहाँ से निकल सकती है। उसमें जनरली आंसर ऑल ऑफ द अबव होता है। और इसकी एक ये ट्रिक भी है कि आप वार्निश्ड वुडन फर्नीचर से बेंजीन नहीं निकलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बहुत कम कंसंट्रेशन में निकले लेकिन निकलेगा। तो जनरली इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। अब ये इकोनॉमिक्स का एक बेसिक सवाल था कि अगर फाइनेंशियल क्राइसिस को अवॉइड करना है तो इनमें से क्या क्या स्टेप लिया जा सकता है। फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी इंडिया में अभी तक नहीं है। तारापुर कमेटी ने कमेटी इसी से एसोसिएटेड थी। और कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी इसीलिए नहीं है क्योंकि ग्लोबल एक्सपोजर, जो भी ग्लोबल इवेंट्स होंगे, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस होगी, उसका एक्सपोजर इंडिया पे भी आ जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन तो सही हो ही नहीं सकता है कि, तो अगर क्राइसिस को अवॉइड करना है तो हम कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के लिए जाएंगे ही नहीं। तो थर्ड नहीं होगा। अब बचा सेकंड, ज़्यादा फॉरेन बैंक्स खोलेंगे तो फिर जो फॉरेन में अगर कोई इकोनॉमिक क्राइसिस होगी तो वो इंडिया में भी आ जाएगी। तो आंसर इसका वन ऑनली होगा। एक सिंपल सा सवाल था। अगर आप 1 लाख रुपए अपने डिमांड डिपॉजिट बैंक अकाउंट से निकालते हैं तो एग्रीगेट मनी सप्लाई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जो मोस्ट कॉमन एजेंडा होता है मनी सप्लाई का वो M3 होता है। आप डेफिनेशन पढ़े होंगे M0, M1, M2, M3, M4 की। तो M3 में डिमांड डिपॉजिट भी होता है, कैश भी होता है। तो जस्ट यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन इसका समीशन जो M3 M3 इज इक्वल टू कैश प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर थिंग्स भी होते हैं। तो डिमांड डिपॉजिट के कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगा, लेकिन जो M3 के फार्मूला में जो टोटल समीशन होगा वो सेम ही रहेगा। तो डेफिनेटली मनी सप्लाई विल बी अनचेंज्ड। अब ये थोड़ा मीडियम लेवल का सवाल था। अगर आप M0 लेके करोगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। इनमें से पारामीटर्स क्या थे। अगर आपको पता है तो सही है, लेकिन अगर इनकेस आपको अगर ये नहीं पता है तो आपको अगर हल्का सा भी आइडिया हो कि यूपीएससी एक जैनिज्म पे और एक बुद्धिज्म पे सवाल हर साल पूछती है, क्योंकि यहाँ पे बी आंसर नहीं होगा। फिलोसॉफिकल स्कूल्स तो नहीं है, सारे फिलोसॉफिकल स्कूल्स आपको पता होने चाहिए। 3 हेट्रोडॉक्स हैं और 6 ऑर्थोडॉक्स हैं। मर्चेंट गिल्ड्स को श्रेणी कहते थे स्पेशली, तो वो भी नहीं होगा। अब ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है तो चांस है कि इसका सही हो। और ये धर्मशास्त्र, अब ये वैदिक एज वगैरह के आसपास से रिलेटेड है, तो आप डेफिनेटली एसी में मार सकते हो, लेकिन बुद्धिज्म का चांस ज़्यादा है सही होने का। कि आपको ये पता होगा कि बुद्धिज्म से रिलेटेड यूपीएससी सवाल पूछती है। अब मैं ये ट्रिक्स और टेक्निक्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 30-35 सवाल से ज़्यादा सवाल नहीं होंगे इस साल जो आपको नॉलेज से बनाया जा सकता था। और ये इस साल का पेपर ही नहीं था ये पेपर कि आप नॉलेज से सॉल्व कर लोगे। अगर आप इंटेलिजेंट गेस वर्क नहीं कर पाते हो तो या आप कट ऑफ के आसपास घूमोगे, नहीं तो आप सफ़र करोगे। इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री रखमाबाई केस ऑफ 1884 रिवॉल्व अराउंड। अब ये पर्टिकुलर केस आपको, अगर आप पलासी टू पार्टीशन बुक पढ़ते हो तो उसमें आपको डिटेल में दिया गया है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको वो किताब पढ़ने के लिए, अगर आप स्पेक्ट्रम ही फॉलो करते हो डेट इज़ मोर देन इनफ। अब ऑन द स्पॉट देखिए, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स और एज ऑफ कंसेंट, ये थोड़ा मैरिज वगैरह से रिलेटेड है, तो ज़्यादा चांस है कि अगर 2 होगा तो 3 भी होगा। तो ए गया सी गया, क्योंकि 2 3 साथ में होगा। अब बचा 2 3 और 1 2 3। अब फर्स्ट ऑप्शन होगा कि नहीं होगा। अब वुमेन्स राइट टू गेन एजुकेशन, अब राइट टू एजुकेशन ऑलरेडी जब एक्ट आया 2009 में, 1884 में हम राइट टू एजुकेशन की बात करें, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। ये आपको देख के लगेगा कि क्वेश्चन सेटर ने ये स्टेटमेंट जान के बनाया है। तो डेफिनेटली 1 नहीं होगा, आंसर 2 3 आपका आ जाएगा। इंडिगो कल्टीवेशन डिक्लाइंड इन 20th सेंचुरी बिकॉज ऑफ, तो क्योंकि जर्मन सिंथेटिक डाइज आ गए थे। तो इसका आंसर होगा बी, इट्स अनप्रॉफिटेबिलिटी इन द मार्केट, वर्ल्ड मार्केट बिकॉज ऑफ न्यू इन्वेंशंस। और ये सिंपल सवाल था। वेलेस्ली स्टैब्लिश्ड फोर्ट विलियम कॉलेज, इसका आंसर होगा डी, टू ट्रेन सिविल सर्वेंट्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस।
इनमें से उलगुलान क्या है, द ग्रेट टुमुल्ट, किससे एसोसिएटेड है? तो आप ये किसी भी हिस्ट्री बुक में पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा 1899 से 1900 के बीच में जो मुंडा रिवोल्ट हुआ था बिरसा मुंडा के द्वारा, तो वो इसी से एसोसिएटेड है। विथ रेफरेंस टू द स्कॉलर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कौन किसके कंटेम्पोररी था? तो आपको इतना पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम पीरियड में दो फेमस स्कॉलर्स थे, कालिदास और अमर सिंह। अब यूपीएससी मेंस में आपके सिलेबस में लिखा हुआ है आर्किटेक्चर, लिटरेचर एंड अदर आर्ट फॉर्म्स, तो आपको आर्किटेक्चर और लिटरेचर कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से पता होना चाहिए। तो आप लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो तो आप कुछ कुछ मौर्यन लिटरेचर, गुप्ता लिटरेचर, विजयनगर लिटरेचर, दिल्ली सल्तनत लिटरेचर, मुगल लिटरेचर, ये सब को आप डिटेल में देख लीजिएगा। तो जैसे आप गुप्ता लिटरेचर देखेंगे तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम में कालिदास भी थे और अमर सिंह भी थे, तो अमर सिंह 2 गलत हो गया, तो वहीं से आपका आंसर आ जाएगा C3 ओनली। प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर इनमें से किससे एसोसिएटेड है? तो आप 3 पेरेंट बेबी कंसेप्ट न्यूज़ में आया था, तो उसमें एक मदर से न्यूक्लियस का डीएनए लेते हैं, दूसरी मदर से माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो मदर न्यूक्लियस का डीएनए दे रही है उसके माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए में कुछ डिजीज होंगी, जिसका आंसर, सिंपल आंसर यहाँ पे डी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या क्या किया जा सकता है? तो इसका आंसर फिर यहाँ पे होगा D 1 2 3 4 5। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन बेस्ड ये क्वेश्चन है। वीएलसी से रिलेटेड इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इसमें मैंने भी मार्क करके आया था 1 2 3, लेकिन इसका आंसर एक्चुअली 1 3 4 है, क्योंकि वीएलसी जो है वो शॉर्ट रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन है, तो 2 गलत है, तो आंसर हो जाएगा 1 3 4। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल था, आपको डिटेल में अगर नहीं पता है तो ये आपका गलत हो सकता था। विथ रेफरेंस टू द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहाँ पे देखिए ओनली लगा हुआ, इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत है, और फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट जेनरिक स्टेटमेंट है, तो आप लेके चल सकते हैं कि वो सही है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सिंपल सवाल है, पॉलिटी के जितने भी सवाल आए वो कंसेप्चुअल सवाल ही आए हैं, तो इसका आंसर है गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाई इट। विच पार्ट ऑफ द कंस्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट? आंसर है इसका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर यहाँ पे आइडियल्स ऑफ वेलफेयर स्टेट होता, केवल यहाँ पे सिंगुलर की जगह प्लूरल हो जाता, तो इसका आंसर प्रियम्बल हो जाता। आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट के चलते इसका आंसर डीपीएसपी है। 23rd क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन ने बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं किया, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है, सेकंड सही है बिकॉज ऑफ आर्टिकल 13, 32 to 26, तो आंसर है 2 ओनली। वन कॉमन एग्रीमेंट बिटवीन गांधीज्म एंड मार्क्सिज्म इज, द आंसर इज द गोल ऑफ स्टेटलेस सोसाइटी। ये एक मीडियम टू डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन था, तो अब इसको ज़्यादा आप लॉजिक से, अगर आप काफ़ी डेप्थ में मार्क्सिज्म वगैरह पढ़े हो तो आपका सही हो गया तो ठीक है, अगर ये गलत भी हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कि उतना वैसा कोई लॉजिक नहीं लगेगा जब तक आपको इन डेप्थ नॉलेज नहीं पता है गांधीज्म और मार्क्सिज्म के बीच में। ब्यूरोक्रेसी किससे रिलेटेड है? तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, एक सिंपल सवाल है। प्रियम्बल ऑफ इंडिया इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पे ए और डी के बीच में डाउट होगा कि इट हैज़ लीगल इफेक्ट या बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट, इट हैज़ नो लीगल इफेक्ट, या फिर इट हैज़ नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पार्ट्स। आंसर यहाँ पे डी होगा। एक आप अगर देखिए कि प्रियम्बल जस्टिसेबल नहीं होता है, कोर्ट्स इन्फोर्स नहीं करा सकता है, तो डेफिनेटली इसका आंसर ए और होना चाहिए। लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया था कि अगर किसी लॉ की लीगैलिटी को चेक करना है तो प्रियम्बल को रेफर किया जा सकता है, तो उसके चलते आंसर डी होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली जो ज़्यादा लॉजिकल लग रहा है वो डी ही लग रहा है। काफ़ी कोचिंग इसका आंसर ए दे रहे हैं, काफ़ी डी दे रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर डी होगा। 27th क्वेश्चन, गोल्ड कोटा रिफर्स टू, ये IMF से रिलेटेड है, एक सिंपल सा सवाल था। विथ रेफरेंस टू द प्रोविजंस कंटेंट इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दे शैल बी इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स, ये गलत है, तो बाद बाकी दोनों सही है। पॉलिटी के जो सवाल थे इजी थे और कंसेप्चुअल थे। 29th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ए पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट कैन बी मेड ए मिनिस्टर इन अ स्टेट फॉर 6 months इवन ही और सी इज नॉट ए मेंबर ऑफ दैट स्टेट, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे ये लैंग्वेज नहीं लिखा हुआ है हु इज एलिजिबल टू वोट, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 6 साल तक बैन करता है इलेक्शन लड़ने के लिए, उसके बाद वो लड़ सकता है, परमानेंटली बैन अभी भी नहीं करता है प्रिजन से निकलने के बाद, तो सेकंड इसलिए गलत है।
तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट गलत है। इसका आंसर डी नाइदर वन नॉट टू होगा। अब पहला स्टेटमेंट में बहुत लोगों को डाउट हुआ था, मैंने भी इसमें वन ओनली मार्क करके आया था, मेरे को भी डाउट हो रहा था एलिजिबल टू वोट, लेकिन फाइनली इसको सही माना और वन ओनली मार्क किया। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर डी नाइदर वन नॉट टू होगा। अब एक दो सवाल में कन्फ्यूज़न के चलते गलत हो जाता है, ठीक है। 30 जो क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन अ सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, सही है। 3 सेशन का जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, इसलिए सेकंड गलत है। थर्ड भी सही है कि मिनिमम नंबर ऑफ डेज नहीं है जहाँ पे पार्लियामेंट बैठेगी, तो 1 और 3 इसका आंसर होगा। अभी 31st क्वेश्चन थोड़ा सा, इसको मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन ही बोलूँगा। अब स्टेट कैनॉट इंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विथ प्राइवेट कॉर्पोरेशंस फॉर शेयरिंग ऑफ आधार डेटा, ये प्राइवेसी के लिए कर सकते हैं, तो 2 ज़्यादा चांस है कि आंसर में होगा। अब जहाँ पे भी अगर आपको 3 या 4 स्टेटमेंट लग रहे हैं तो आप ये देखिए कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट कंफर्म सही है, कंफर्म गलत है। तो आपको सेकंड स्टेटमेंट लगेगा कि ये लॉजिकली सही बैठ रहा है प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए। और इंश्योरेंस के लिए आधार मैंडेटरी कर दे, ये कोई ज़रूरी नहीं है, तो 3 थोड़ा सा गलत लगेगा, 2 सही लगेगा। तो 2 सही तो बी और डी है, 3 गलत लगेगा, तो आपका आंसर 2 और 4 में यहाँ पे फंसेगा। तो आप 2 और 4 बी मार्क कर सकते हो थोड़ा लॉजिकली। लेकिन अगर आप ये ज़्यादा चांस नहीं है कि आप लॉजिकली इस क्वेश्चन को सही कर लें, लेकिन फिर भी आप सोच सकते हैं कि एक प्रोविजन, एक पर्टिकुलर सेक्शन है आधार एक्ट का जिसमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के थ्रू जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स है उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए आधार को मैंडेटरी किया जा सकता है। जैसे इवन पीडीएस के लिए आधार को मैंडेटरी कर दिया गया था। और प्राइवेसी प्रोटेक्ट करने के लिए भी सेकंड स्टेटमेंट आपको सही लगेगा। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट में डेटा है 3 मंथ्स, अब ये 3 मंथ्स है कि 4 है कि 6 है, तो आपको यहाँ पे डाउट हो सकता है, तो आप इसको गलत मान सकते हो। और इंश्योरेंस के लिए मैंडेटरी कर दे तो इतना लॉजिकल नहीं लगता है, तो इसलिए आप इसको गलत मान सकते हो। यहाँ पे एक्चुअली ये 6 मंथ्स है, तो आप इस लॉजिक से सॉल्व कर सकते हो। राज्यसभा इज इक्वल पावर्स इन विथ लोकसभा इन अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, एक सिंपल सवाल है। एमपी लैट से रिलेटेड यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था, तो एमपी लैट से अगर जो यहाँ पे पहला और दूसरा स्टेटमेंट है, एमपी लैट फंड्स मस्ट बी यूज टू क्रिएट ड्यूरेबल एसेट्स और स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ ईच एमपीज फंड मस्ट बेनिफिट एससी एसटी पॉपुलेशन। और तो ये फर्स्ट और सेकंड सही है। एमपी लैट स्कीम के बारे में पढ़ोगे तो ये 2 स्टेटमेंट आपको पता होगा सही है, और ये नॉन लैप्सेबल होता है, इसलिए थर्ड गलत है। तो अब बचेगा आपका 2 ऑप्शन 1 2 या 1 2 4। अब फोर्थ स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन आप 2 ऑप्शन के बीच में फंसोगे। तो अब ये 10% का जो यहाँ पे फैक्ट, ये इतना भी ज़्यादा नहीं है। अगर ये मैं यहाँ पे स्टेटमेंट होता है 90%, तो आपको लगेगा कि इतना ज़्यादा इंस्पेक्शन कर ले डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो कुछ ज़्यादा ही एक्सेसरेटेड होता। तो 10% कुछ ज़्यादा भी फिगर नहीं है, तो इतना डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी इंस्पेक्ट कर सकती है हर साल। तो डेफिनेटली फोर्थ स्टेटमेंट भी आपको ज़्यादा चांस है कि सही लगेगा। 34th अनटचेबिलिटी राइट टू इक्वालिटी से रिलेटेड है, और सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव है कि ये डीपीएसपी है, सिंपल सवाल है। और मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट होते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट और मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट। ये एफआरबीएम एक्ट में मेंशन्ड है, और ये इनफैक्ट आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि मेंस में गवर्नमेंट बजटिंग आपके सिलेबस में, इकोनॉमिक्स में, जीएस पेपर 3 में, उसमें फिजिकल डेफिसिट के बारे में आप पढ़ोगे, तो एफआरबीएम एक्ट पढ़ोगे, उसमें आप ये स्टेटमेंट के बारे में डेफिनेटली पढ़ोगे। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज ए लिमिटेड गवर्नमेंट, और ये लिमिटेशन कैसे पुट होते हैं, बिकॉज ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। अब ये क्वेश्चन नंबर 38 है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के प्रिंसिपल्स पे इनमें से कौन कौन सा बेस्ड है, प्रीएम्बल, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो अब ये यूनिवर्सल है, तो ज़्यादा चांस है कि सब कुछ होगा, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटी में भी एजुकेशन की बात होती है, पेरेंट्स के ऊपर कुछ ऑब्लिगेशन होता है 6 to 14 ईयर्स ऑफ देयर वार्ड्स को एजुकेशन प्रोवाइड करना है। डीपीएसपी में भी एजुकेशन और इनफैक्ट हेल्थ की बात है, चिल्ड्रन की बात है। प्रीएम्बल में भी लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस की बात करते हैं, तो कुछ ना कुछ ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड तीनों में ही होगा, तो ज़्यादा चांसेस का आंसर 1 2 3 होगा। अब लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, इनमें से किनको फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो आप अगर लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो आपको पता होगा 1 तो सही है, तो आपका आंसर या ए होगा या डी होगा। अब ए और डी में बीच में आपको डाउट होगा, आपको अगर नॉलेज वाइज पता है तो आप सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो ज़्यादा चांस है गलत करोगे। अब पर्सनल इनकम 1 लाख से कम है,
पर्सनल एनुअल इनकम 1 लाख से कम है, लेकिन ट्रांसजेंडर के लिए वो 2 लाख हो तो कुछ ज़्यादा ही लिमिट पुट कर दिया गया है। ट्रांसजेंडर के लिए तो 1 लाख से भी कम होना चाहिए। तो इसके मुताबिक आपको सेकंड स्टेटमेंट गलत लगेगा। तो जब फर्स्ट सही है और सेकंड आपको गलत लग रहा है तो आंसर डी मारोगे। मैंने भी डी मार के आया था, लेकिन इसका आंसर 1 एंड 2 है। अब जो फैक्ट है तो वो फैक्ट अब कुछ इसमें किया नहीं जा सकता। कुछ सवाल तो आपके लॉजिक लगाने के बाद भी गलत ही होंगे। अब ये 40वां जो सवाल है, अब टेरानोआ डायलॉग और अंडर टू कोलिशन आप इन्वायरमेंट के करंट अफेयर्स में क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड पढ़ोगे तो 4 गलत है, 3 सही है। 4 गलत है और 3 सही है, तो आपका आंसर यहीं से आ जाएगा 1 एंड 3। अल्मा-एटा हेल्थ से रिलेटेड है। अगर अल्मा-एटा डिक्लेरेशन ये सब आप अपने मेंस के आंसर में कोट करते हो हेल्थ से रिलेटेड जब भी सवाल आता है, तो डेफिनेटली आपको आधा 1 नंबर ऐसे ही एक्स्ट्रा मिल जाएगा ये सब चीज़ें कोट करने का। तो ये सब डेफिनेटली आपको मेंस में भी हेल्प करेगा। 41st क्वेश्चन, इसको मैं एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ही बोलूँगा। अब औरांग जो है एक वेयर हाउस होता है, और ये आपको क्लास 8th के एनसीईआरटी में मिल जाएगा हिस्ट्री की बुक में। तो फर्स्ट गलत है। अब फर्स्ट गलत है तो डेफिनेटली अब आंसर बी और सी में होगा। अब बी और सी में जब आंसर है तो अब डेफिनेटली आपको अगर पता है तो पता है, नहीं पता है तो आप यहाँ गेस वर्क ही कर सकते हो। तो अगर आप एक एलिमिनेट कर लियो, मतलब कि औरांग आपको पता है कि ये वेयर हाउस था, तो ए और डी जाएगा, बचेगा बी और सी। जब बी और सी है तो ये बनियान इंडियन एजेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, आपको टर्म से लगेगा कि हाँ कि इंडियन टर्म ही है तो इंडियन एजेंट हो सकता है, तो आप 2 एंड 3 इसमें मार्क कर सकते हो। इसका आंसर इनफैक्ट बी 2 एंड 3 है। अब ये एकदम फैक्चुअल सा सवाल है, अब इसमें ज़्यादा कुछ लॉजिक नहीं लग सकता है। अब ये एनसीईआरटी से लिफ्टेड था। ये दोनों इनफैक्ट आपको डेप्थ में पढ़नी होगी, अगर आप शेखर बंदोपाध्याय वगैरह पढ़ते हो तब जब आपको ये पता चलेगा, क्योंकि उस बुक में ये दोनों टर्म्स दिए हुए हैं। ये 42nd क्वेश्चन था। मैंने आपको बोला था कल्चर में यूपीएससी महायान हीनयान के बीच में स्वैप करती है, जैनिज्म बुद्धिज्म के बीच में स्वैप करती है। एक बार सरस्वतीवादीन से रिलेटेड सवाल था, नहीं बोधिसत्व से रिलेटेड सवाल था, यूपीएससी ने बोला वो हीनयान से एसोसिएटेड, वो गलत था, वो महायान से था। तो यहाँ पे भी यूपीएससी सिमिलरली स्वैप की है, ये महायान से एसोसिएटेड नहीं है, महायान से पहले ही ये बना था, तो ये हीनयान या फिर थेरावादा से एसोसिएटेड है, इसलिए पहला गलत है। मैंने बोला था जैनिज्म बुद्धिज्म या फिर हीनयान महायान के बीच में यूपीएससी स्वैपिंग करती है स्टेटमेंट्स में। तो फर्स्ट गलत है, फर्स्ट गलत है, तो सेकंड और थर्ड कुछ आपको ऐसा कुछ ज़्यादा गलत नहीं लगेगा कि किसी किताब से ही किसी क्वेश्चन सेटर ने छापा है, तो ज़्यादा चांस है कि वो दोनों फिर सही होगा। 43rd क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के चलते इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वे रूइंड, एक सिंपल सा सवाल था। 44th क्वेश्चन टाइमलाइन का सवाल था। ये एक इनफैक्ट मैं बोलूँगा डिफ़िकल्ट सवाल था कि फाइनली 2 का आपको पता होगा, पल्लवाज लगभग 600 में आए थे और चोलाज लगभग 900 के आसपास आए थे, लेकिन इन दोनों में पालाज और प्रतिहाराज में किंग भोज कब कब आए थे, तो इनमें आपको डाउट हुआ होगा। मेरे को भी इन दो में डाउट हुआ। मेरे को पता था पल्लवाज 600 के आसपास थे, चोलाज 900 के आसपास थे, लेकिन इन दो में गोपाल पहले आया है और फिर उसके बाद आया किंग भोज, तो इसलिए इसका आंसर 2413 है। इनफैक्ट अब 2 ऑप्शन के बीच में डाउट हो तो आप एक गेस वर्क कर सकते हो। मेरा भी इनफैक्ट ये गलत हुआ था, मैंने इस केस में 2143 मारा था, मेरे को ए और सी में डाउट था, मैंने ए मारा, लेकिन फाइनली इसका आंसर सी था। तो अब 2 ऑप्शन के बीच में जनरली फंसते हो तो उस केस में कुछ ना कुछ तो गलत होगा ही, तो आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अब 2 आपके ऑप्शन के बीच में आप फंस रहे हो तो डेफिनेटली आपको मारना चाहिए, क्योंकि 50% प्रोबेबिलिटी है कि आपका आंसर सही होगा। हुंडी इससे रिलेटेड किससे रिलेटेड है? आप अगर पिग्गी बैंक वगैरह अगर बचपन में खेलते होगे तो पता होगा, हांडी बहुत बोलते हैं, कई जगह इसको हुंडी बोलते हैं। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट लगेगा। अगर आपको नहीं भी पता है तो भी आप कभी ये टर्म सुने हो तो उसी से आपका आंसर यहाँ पे निकल जाता। अब देसेर कथा जो देओस्कर ने लिखा है तो उसके बारे में स्टेटमेंट्स हैं। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट जेनरिक है। अब थर्ड स्टेटमेंट में ये पूरे बंगाल को रिफर किया है, पूरे देश को रिफर किया, इसमें डाउट होगा, तो आंसर ए और डी के बीच में होगा। तो इसमें आंसर इसका 1 एंड 2 होगा, क्योंकि देओस्कर ने देश को पूरे केवल बंगाल को नहीं पूरे इंडिया को रिफर किया था बाय द यूजेस ऑफ द वर्ड देश। तो यूपीएससी यहीं भी यही चेक करना चाह रही। तो इनफैक्ट ये स्वदेशी मूवमेंट के आसपास लिखे होंगे, क्योंकि बंगाल में जो यहाँ स्वदेशी स्ट्रीट प्लेस, तो स्वदेशी मूवमेंट के आसपास की बात है। और स्वदेशी मूवमेंट केवल बंगाल में नहीं रहा था, ये थ्रू आउट द कंट्री फैला था। तो ज़्यादा चांस है कि देओस्कर ने भी पूरे कंट्री को रिफर किया होगा एज देश। गांधी इरविन पैक्ट से रिलेटेड सवाल है, इसका आंसर है B 124।
क्योंकि थर्ड ये जो था कि इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेस, ये इरविन ने माना नहीं था, तो थर्ड गलत है। तो यहीं से आपका आंसर B1 to 4 आ जाएगा। ये सिंपल सवाल था। 48th क्वेश्चन की विथल विध्वंसक पहला मंथली जर्नल जो अनटचेबल से रिलेटेड था, किसने लिखा था? अब गांधी 1920s 1930s में आए थे, अंबेडकर भी 1930s में आए थे, और इनसे पहले कोई ना कोई तो लिखा ही होगा। तो ज्योतिबा फुले 19th सेंचुरी में थे, और तो वो लिख सकते हैं, या फिर गोपाल बाबा वालंगर लिख सकते हैं। अब ज्योतिबा फुले की एक फेमस किताब है गुलामगिरी, अगर ये किताब रहती तो डेफिनेटली आप पढ़ते, क्योंकि इन तीनों के बारे में आप डिटेल में पढ़े होगे। तो डेफिनेटली अगर पता होता, अगर ये किताब इन्होंने लिखी, ये जर्नल इन तीनों ने किसी ने लिखा होता, तो आपको पता ही होता। तो सबसे जो बाहियात आपको ऑप्शन जो दिखने में लग रहा है, ज़्यादा चांस है वही आंसर होगा, क्योंकि तभी आपको नहीं पता है। तो उस लॉजिक से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। कुल्ली वाप और द्रोण वाप इस किससे रिलेटेड है? अब यहाँ पे लैंड आपको दो ऑप्शन में मिल रहा है, तो ज़्यादा चांस है कि आंसर लैंड में ही है। अब मेजरमेंट ऑफ लैंड और क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन लैंड। अब लॉजिकली देखिए, मेजरमेंट ऑफ लैंड तो हर जगह होता है, और यहाँ पे द्रोण वाप, कुल्य वाप, तो आपको लग रहा है कि मे भी हो सकता है लैंड का मेजरमेंट होगा। और क्लासिफिकेशन अर्बन लैंड का हम क्यों करेंगे? क्लासिफिकेशन एग्रीकल्चरल लैंड का कर सकते हैं कि ये बंजर भूमि है, या ये एरेबल है, ये काफ़ी ज़्यादा एरेबल है, तो एक सेंस भी बनता है। अर्बन लैंड का क्लासिफिकेशन करके करना ही क्या है? अभी भी प्रेजेंट इंडिया के सिटीज़ में कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता है अर्बन लैंड का। हाँ, वो प्राइवेट और पब्लिक लैंड है, वो अलग बात है, लेकिन क्लासिफिकेशन ऐसा नहीं होता। तो उस टाइम पे भी क्यों होगा? तो ज़्यादातर आंसर जब ए और सी में होना है, तो सी लॉजिकली ज़्यादा सही लग नहीं रहा है, तो आंसर होगा ए, मेजरमेंट ऑफ लैंड। 50 सबसे इजी सवाल मैं कर सकता हूँ। अब इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड होगा? तो अशोक से रिलेटेड होगा। व्हाट आर द एडवांटेजेज ऑफ फर्टिगेशन इन एग्रीकल्चर? तो इसमें जो सेकंड स्टेटमेंट में यहाँ पे ऑल है, ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट बन गया है यहाँ पे ऑल के चलते। अब एक्सट्रीम स्टेटमेंट ज़्यादातर गलत होता है, तो 2 नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा इसका C 1 3 4। कंसिडर द फॉलोइंग मिनरल्स, इनमें से कौन सा मिनरल मेजर मिनरल है? मेजर मिनरल दे आर मॉनिटर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और माइनर मिनरल्स दे आर मॉनिटर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। क्रोमाइट एक मेजर मिनरल आपको पता होगा, क्योंकि आप किसी का नाम सुने ना सुने हो, लेकिन क्रोमाइट का नाम आप जरूर सुने होगे। तो 2 तो आपका आंसर में होना है, तो आपका आंसर A और D के बीच में हो सकता है। और सिलीमेनाइट और कियानाइट में अगर आप एक भी किसी का नाम सुने हो एज मेजर मिनरल, तो आपका आंसर यहाँ पे निकल जाएगा। अगर आपको फिर भी नहीं निकल रहा है, लेकिन क्रोमाइट का नाम तो आप डेफिनेटली सुने होगे, तो आंसर A और D में होगा। फिर आपका 2 ऑप्शन बच रहा है, तो अगर आप नाम सुने हो काइनाइट सिलीमेनाइट का, तो आप डेफिनेटली D मारोगे, लेकिन अगर आपको फिर भी नहीं पता है, तो आप A और D के बीच में कुछ ना कुछ तुक्का खेल सकते हो। 53rd क्वेश्चन मैंने आपको पहले एक बताया था कि अगर किसी स्टेटमेंट में 2 फैक्ट्स हैं, अगर आपको नहीं पता है, तो वो स्टेटमेंट गलत होगा। रीजन बीइंग कि अगर वो स्टेटमेंट सही तभी होगा जब आपके दोनों फैक्ट सही होंगे, और दोनों फैक्ट सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? हाफ इंटू हाफ, डेट इज 1/4। तो 25% चांस है कि वो पूरा स्टेटमेंट सही है, 75% चांस है कि वो स्टेटमेंट गलत है। तो मान लो वो स्टेटमेंट गलत है, तो उससे से पहला स्टेटमेंट गलत होगा, दूसरा सही होगा। दूसरा क्योंकि जेनरिक स्टेटमेंट है, तो आंसर B 2 ओनली आ जाएगा। विथ रेफरेंस टू द केमिकल फर्टिलाइजर्स, अब यूरिया मार्केट ड्रिवन नहीं होता है, इतना आपको पता होना चाहिए, और पता भी होगा, तो 1 आपका आंसर नहीं होगा। और 2 3 आपको नहीं भी पता है, तो इतना है कि अब ये क्वेश्चन सेंटर ने छापा है, किसका कौन सा रॉ मटेरियल होता है, उतना यूपीएससी डिटेल में भी आपसे जानना नहीं चाहता होगा। अब यूरिया में अमोनिया तो यूज़ करते ही होंगे, क्योंकि फॉर्मूला में ही NH2CO NH2 है, तो NH3 तो यूज़ करते होंगे। फोस्फोरिक एसिड फर्टिलाइजर में सल्फर होता होगा कि नहीं होता होगा, क्योंकि आपको थोड़ा डाउट हो जाएगा, तो कुछ लोग इसको थर्ड स्टेटमेंट को गलत भी बताएंगे, लेकिन कहीं कैटलिस्ट की तरह यूज़ करते होंगे। और सल्फर इनफैक्ट एक न्यूट्रिएंट है जो प्लांट्स को ज़रूरत होती है, तो डेफिनेटली फोस्फोरिक एसिड फर्टिलाइजर में सल्फर डाल भी देते होंगे। तो अब ये यूपीएससी नहीं चेक करना चाह रहा होगा कि फोस्फोरिक एसिड में सल्फर पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। अब ये क्वेश्चन सेंटर ने बस छाप दिया है, ये फील आ जाएगी आपको जब आप ये स्टेटमेंट पढ़ोगे, तो आंसर इसका 2 3 हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप कुछ लोग ये गलत करके आए थे कि फोस्फोरिक एसिड में सल्फर कैसे होगा, तो डेफिनेटली वो लोग 2 ओनली मारे थे। तो ठीक है, अब कुछ सवाल तो आपके गलत भी होने हैं। डेजर्ट नेशनल पार्क, यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट है, देयर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क, ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। क्वेश्चन सेंटर ने जब डेजर्ट नेशनल पार्क को विकिपीडिया पे खोला होगा, तो उसने देखा होगा कि कुछ विलेजेस या ह्यूमन हैबिटेशन वहाँ मिलता है, तो बस उसको नेगेटिव स्टेटमेंट बना दिया, और वो स्टेटमेंट इसलिए गलत हो गया। तो जनरली नेगेटिव स्टेटमेंट गलत होता है, तो सेकंड गलत है, आपका आंसर 1 और 3 आ जाएगा। थर्ड तो आपको पता ही होगा, और इट इज स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट्स। हो सकता है फर्स्ट स्टेटमेंट आपको लगेगा मे बी सही है, मे बी गलत है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट अगर आपको हल्का सा भी लॉजिक के साथ आप जाओगे, आपको लगेगा गलत है, क्योंकि एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, और नेगेटिव स्टेटमेंट जनरली गलत होता है। ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे जैसलमेर और बाड़मेर है।
सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। अब ये मैपिंग का एक सिंपल सवाल है। 57 क्वेश्चन, ये मेरा भी इनफैक्ट गलत हुआ था। भिलसा मेरे को पता था कि मध्य प्रदेश में है, बाद बाकी नहीं पता था। तो अगर एक भी पता है तो आपके दो ऑप्शन बचेंगे। अब दो ऑप्शन में आप फिर इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो मेरा इनफैक्ट ये गलत हुआ था, मैंने इसमें 1 और 2 मारा था, 1 और 4 मारा था, बी मारा था, लेकिन इसका आंसर होगा 1 और 3। गिरिनगर गिरनार गुजरात में है, स्थानेश्वर हरियाणा में है, द्वार समुद्र कर्नाटक में है और भिलसा मध्य प्रदेश में है। मेरे को भिलसा के बारे में पता था, लेकिन और फिर बाद बाकी के बारे में नहीं पता था। तो अब दो ऑप्शन बच रहे थे, एक मारा वो इनफैक्ट गलत हो गया। कुछ सवाल तो ऐसे गलत होंगे ही। अब जब दो ऑप्शन आपके बच रहे हैं तो डेफिनेटली आपको वो सवाल अटेम्प्ट करना ही चाहिए। अब इन्वायरमेंट में जो जितने भी नेशनल बॉडीज़ हैं, नेशनल एक्ट्स हैं, ये यूपीएससी पूछती है। तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी जो है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बनी थी। तो ये आपको पता है। तो आपका केवल स्टेटमेंट, दो ऑप्शन बचेगा, बी और सी। अब 1 और 3 इनफैक्ट, तो 1 तो ऐसे ही गलत हो गया क्योंकि आप किसी ऑप्शन में बच नहीं रहा है, क्योंकि बी और सी में 1 नहीं है। अब इंडिया के पास लार्जेस्ट एरिया अंडर ग्राउंड वाटर इरिगेशन है कि नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया की फर्स्ट है, सेकंड चाइना है। ये नहीं पता है तो फिर आपका दो ऑप्शन फंसेगा और फिर आपको एक गेस वर्क करना होगा। तो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत है। और ये वाला इनफैक्ट अगर आपको लगेगा कि मे बी चाइना होगा तो डेफिनेटली आप पे ये पर्टिकुलर सवाल आपका गलत हो जाएगा। 59 फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है कि जेट स्ट्रीम केवल नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होते हैं, तब ये गलत स्टेटमेंट है। साउदर्न में भी होते हैं और ओनली है तो जनरली ऐसे ही गलत होता है। तो बचा बी और सी में, ओनली सम साइक्लोन्स डेवलप इन आई, ठीक है। और टेम्परेचर यहाँ पे लेसर होगा, तो आई में जो होता है वो प्रेशर लो होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ये साइक्लोन का बेसिक फंडा है। तो थर्ड गलत है और फर्स्ट गलत है, तो आंसर है सी, 2 ओनली। सबसे बड़ा क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट किसका है, किस टाइगर रिजर्व का है? तो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट जो होता है टाइगर रिजर्व का कोर होता है, और क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बनाते हैं। और मैंने आपको बताया था सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन श्री सलाम है। मैंने टाइगर रिजर्व पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी। तो ज़्यादा चांस है जब नागार्जुन श्री सलाम टाइगर रिजर्व सबसे बड़ा है तो उसका कोर एरिया भी सबसे बड़ा होगा। स्केड्यूल 6 में कोई अगर प्लांट है तो उसको कल्टीवेट करने के लिए लाइसेंस चाहिए होता है। अब ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में डिटेल में जाके यूपीएससी पूछ रही है। तो जितने भी नेशनल एक्ट्स हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, या फिर जितने भी इन्वायरमेंटल बॉडीज़ हैं नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं, जितने भी इंडिया के प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, जितने भी इंडिया की वाइल्ड लाइफ है, इंपॉर्टेंट एनिमल्स और बर्ड्स, तो उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। घंटासाला, कदूरा, चौल, इनमें से क्या थे गुप्ता पीरियड में? अब गुप्ता पीरियड पे यूपीएससी इस बार कुछ ज़्यादा ही सवाल पूछी है। प्लेसेस ऑफ एग्जीक्यूट स्टोन आर्ट एंड आर्किटेक्चर और इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज सेंटर। तो बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज सेंटर, स्तूपा, चैत्य विहार, यही सब होता है। तो अब वो तो डेफिनेटली आर्किटेक्चर में आप डिटेल में पढ़े होगे। और कल्चर में अगर आप आर्किटेक्चर लिटरेचर अगर डिटेल में पढ़ोगे तो आप देखोगे कि इनमें से आप किसी का भी नाम आपको नहीं पता है। तो ज़्यादा चांसेस सी और डी नहीं होगा। लिटरेचर और आर्किटेक्चर में आपको थोड़ी डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी के मेंस के सिलेबस में भी वो है। तो या तो ए होगा या तो बी होगा। अब यूपीएससी ऑलरेडी पोर्ट से रिलेटेड सवाल पूछ चुका था। काकातिया का कौन सा पोर्ट था? मोतुपल्ली। तो यूपीएससी का इंटरेस्ट है पोर्ट्स जानने में, तो ज़्यादा चांसेस का आंसर पोर्ट्स होगा। इनमें से क्या एडवांटेज है जीरो टिलेज एग्रीकल्चर का? तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है। अब ये इजी टू मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। नेशनल पॉलिसी इन बायोफ्यूल्स, ये इनफैक्ट मेरा गलत हुआ था, मैंने ऑल मारा था, लेकिन इसका आंसर 1 2 5 6 है। अब ठीक है, ये लॉजिक हॉर्स ग्राम या रॉटन पोटैटो या हॉर्स ग्राम, ये नंबरिंग यहाँ पे गलत है। इनफैक्ट यहाँ पे हॉर्स ग्राम और एक कोई कुछ मिसिंग है। तो इनफैक्ट इसका आंसर मतलब कि कसावा, डैमेज्ड व्हीट ग्रेन्स, सुगर बीट और रॉटन पोटैटोज को यूज़ करते हैं। हॉर्स ग्राम और एक कोई था, उसको यूज़ नहीं करते हैं। अब ये थोड़ा डिटेल में यूपीएससी ने जाके पूछा था। अब मैंने इसमें ऑल इसलिए मारा था क्योंकि अब मेरे को लगा कि सवाल क्वेश्चन सेटर ने पूरा छाप के बनाया होगा, तो बायोफ्यूल पॉलिसी खोली होगी या सब छाप दिया होगा।
तो इसलिए मैंने ऑल मारा था, लेकिन फिर भी ये गलत हो गया। ठीक है, आप लॉजिक से भी अब सारा सवाल तो आप डेफिनेटली सही नहीं कर सकते हो। 65 का सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, अब ये सिंपल सा सवाल था, लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाय अ टन ऑफ CO2 इमिशंस इन अ गिवन ईयर। तो आप देखोगे चार ऑप्शंस में सबसे बेहतरीन ऑप्शन जो लगेगा कि सूटेबल है वो यही लगेगा। 66th क्वेश्चन है, इन द लास्ट 3 decades प्रोडक्शन ऑफ खारी पल्सेस हैज इंक्रीज, प्रोडक्शन ऑफ राबी पल्सेस हैज डिक्रीज्ड। अब मैंने क्या बोला था कि इकोनॉमिक्स में जब भी ट्रेंड का होता है कि कंटिन्यूसली इंक्रीज कंटिन्यूसली डिक्रीज, तो वो स्टेटमेंट हमेशा गलत होता है, तो इसलिए थर्ड गलत है। और ऊपर से इस स्टेटमेंट में दो फैक्ट है, खरीफ पल्सेस हैज इंक्रीज्ड, रबी पल्सेस हैज डिक्रीज्ड, प्रोडक्शन के बारे में बोल रहा हूँ, दो फैक्ट है, और साथ में कंटिन्यूसली इंक्रीज या कंटिन्यूसली डिक्रीज की बात कर रहा है, जो कभी होता नहीं है। तो नेगेटिव स्टेटमेंट जनरली गलत होते हैं, जिस स्टेटमेंट में दो फैक्ट है वो जनरली गलत होता है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट गलत होते हैं, इकोनॉमिक्स में कंटिन्यूसली इंक्रीज या कंटिन्यूसली डिक्रीज वो गलत होता है। तो अब थर्ड आपका गलत है। और फिर एक ही पल्स लगभग 50% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन करे, तो ये पॉसिबल नहीं है, कुछ ज़्यादा ही एक्सेसरेटेड लग रहा था, तो इसलिए वन ओनली आपका आंसर होगा। अब ये 67 क्वेश्चन आप अगर 10th की NCERT पढ़ोगे तो 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज रिक्वायर्ड होता है कॉटन के लिए। अब यहाँ पे है कि यहाँ सोलर पावर कैन बी यूज्ड फॉर रनिंग सरफेस पंप्स एंड नॉट फॉर सबमर्सिबल पंप्स, और थर्ड में भी है नॉट फॉर वंस विद द पिस्टन। तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट बन जाता है। क्वेश्चन सेटर ने देखा होगा, सोलर पावर कैन बी यूज्ड फॉर रनिंग सरफेस पंप्स एंड ऑल्सो फॉर सबमर्सिबल पंप्स, और सोलर पावर कैन बी यूज्ड फॉर रनिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप्स एज वेल एज द वंस विद पिस्टन। एक को उसने के नेगेटिव बना दिया, नेगेटिव स्टेटमेंट सेकंड पार्ट नेगेटिव स्टेटमेंट नेगेटिव कैरेक्टर कैरी करता है दोनों स्टेटमेंट में, इसलिए दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। तो नेगेटिव स्टेटमेंट गलत होते हैं, तो यहाँ से आपका आंसर निकल सकता था। 69 में जब आप चारों स्टेटमेंट पढ़ोगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेटमेंट के बारे में आपको आइडिया नहीं होगा, लेकिन आपको पता होगा कि टिश्यू कल्चर से तो शुगर केन को ग्रो कर ही सकते हैं। तो फोर्थ सही है, तो फोर्थ सही है, तो आंसर 1, 4 और 2, 3, 4 में होगा। अब 2, 3 दोनों सही हो उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ इंटू हाफ है, और 1 सही हो उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ है, तो ज़्यादा चांस है कि एक स्टेटमेंट तो कम से कम सही हो सकता है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट सही हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होती है। तो इसलिए मैंने 1 और 4 यहाँ पे मार दिया था, और इनफैक्ट वो सही हो गया था। और 1, 2, 3 में भी देखोगे 2, 3 की दोनों के सही होने की प्रोबेबिलिटी कम ही लग रही थी। अब ये 70 है, यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता है कि वर्टिकल फार्मिंग को नहीं यूज़ कर सकते इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर के रूप में, ये ऑल ऑफ द अबव है। अब वर्टिकल फार्मिंग होगी तो एरिया अंडर एग्रीकल्चर कम होगा, तो इवन एफॉरेस्टेशन भी किया जा सकता है बाद बाकी लैंड पे। पब्लिक इन्वेस्टमेंट इनमें से कौन सा है, तो MSP देने से या फिर लोन वेवर करने से कोई एसेट क्रिएट नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर कंप्यूटराइजेशन हो रहा है, क्रेडिट सोसाइटीज़ का कोल्ड स्टोरेज डेवलप हो रहा है, इरिगेशन बढ़ रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, ये पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि यहाँ पे ड्यूरेबल एसेट कुछ ना कुछ क्रिएट हो रहा है, ये एक इन्वेस्टमेंट है क्योंकि आपको कुछ रिटर्न मिलेगा। MSP के लिए वो 1 टाइम अफेयर होता है, या फिर लोन वेवर वो 1 टाइम अफेयर होता है, तो 1 और 5 तो हो नहीं सकता, जैसे 1 और 5 एलिमिनेट करोगे आपका आंसर C आ जाएगा। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है, जब आप थर्ड स्टेटमेंट को पढ़ोगे, द हाइयर ए बोरोइंग फर्म्स लेवल ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, द वर्स इज इट्स एबिलिटी टू सर्विस इट्स डेट। अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपका बेटर है तो आपकी एबिलिटी डेट को रिपे करने की ज़्यादा अच्छी होगी, वर्स नहीं होगी। ये जस्ट पलटा हुआ स्टेटमेंट आपको दिखेगा, सेंस भी लगेगा कि जस्ट इसको पलट दिया गया क्वेश्चन सेटर के द्वारा, तो थर्ड गलत है। जब थर्ड गलत है तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट बचा, और फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जब सही होगा तो दोनों ही होगा, कि कुछ दोनों में कुछ डिफरेंस आपको लग नहीं रहा होगा, इसलिए आंसर A है। आप किन फैक्टर से प्राइस ऑफ राइस डिसाइड होता है, तो ऑल ऑफ द अबव होना है, इसमें कोई सेंस नहीं है कि कोई एक नहीं होगा। आपको किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड फर्दर आपको डाउट लगता है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। 74th क्वेश्चन में यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा ट्रेड इंडिया अमॉन्ग सार्क नेशंस बांग्लादेश के साथ करता है, और यहाँ पे श्रीलंका के साथ ट्रेड कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है। तो भाई साहब कुछ भी कंटिन्यूसली इंक्रीज या कंटिन्यूसली डिक्रीज नहीं होता है ओवर अ लार्ज पीरियड ऑफ टाइम, तो फर्स्ट इसलिए गलत है, और थर्ड भी गलत है, आंसर है 2 ओनली। G20 का कौन कौन सा मेंबर है, आप ध्यान से करेंगे तो सवाल को सॉल्व किया जा सकता है अगर आप एक बार भी G20 के मेंबर्स को अगर आप देखे हैं तो। 76 क्वेश्चन में कि अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम शॉर्ट टर्म क्रेडिट गिवन टू फार्मर्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। अब शॉर्ट टर्म क्रेडिट की यहाँ पे बात कर रहा है, तो जब भी अगर आप कोल्ड स्टोरेज बना रहे हैं या फिर ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, मिनी ट्रक्स दे रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा पैसा देंगे तो तुरंत रिपे नहीं होगा, वो शॉर्ट टर्म क्रेडिट हो ही नहीं सकता है।
तो 25 नहीं होगा, वहीं से आपका आंसर हो जाएगा 134। 77 इकोनॉमिक्स का डायरेक्ट सवाल था। सीपीआई में फूड का परसेंटेज ज़्यादा होता है, फूड लगभग 45% होता है सीपीआई में। डब्ल्यूपीआई में तो सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स होता है, तो 1 तो सही है। डब्ल्यूपीआई में सर्विस नहीं आती है, सीपीआई में आती है, तो 2 भी सही है, तो 1 2 आंसर होगा। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सीपीआई को फॉलो करता है। अब यहाँ पे 78 क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे, मेकोंग, मेकोंग अंडमान सी में कहाँ से गिरेगी? मेकोंग जाके गिरेगी भी तो वो अंडमान सी जो मलय पेनिनसुला के लेफ्ट साइड में आता है। अब मेकोंग राइट साइड में जाके गिरती है, तो डेफिनेटली वो अंडमान सी तो नहीं होगा, तो 1 तो गलत है। अब बच्चा 3 and 4। जाम्बिजी इंडियन ओशन में गिरती है कि नहीं गिरती है? तो इंडियन में गिरेगी नहीं, तो फिर ज़्यादा चांस है अटलांटिक में गिरेगी। अब जाम्बिजी जो है जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बीच में बाउंड्री बनाती है, और जाम्बिया और जिम्बाब्वे इंडियन ओशन के साइड में है, तो इसलिए मैंने 3 and 4 मारा था, और होपफुली ये सही हो गया। 79th क्वेश्चन, इन केस ऑफ ऑल सीरियल्स प्रोक्योरमेंट एंड एमएसपीज अनलिमिटेड इन एनी स्टेट। अनलिमिटेड तो है ही नहीं। अगर आपको पता होगा कि सीरियल्स में भी इनफैक्ट राइस और वीट का जो कॉम्बाइंड प्रोडक्शन है वो 225 मिलियन टन्स होता है, गवर्नमेंट लगभग 90 मिलियन टन्स खरीदती है। तो गवर्नमेंट जितना खरीदना है उतनी खरीदती है, अनलिमिटेड नहीं होता है एमएसपी। और एमएसपी आप डिटेल में पढ़ेंगे भी मेंस के सिलेबस में, इकोनॉमिक्स जीएस पेपर 3 में है। और सेकंड स्टेटमेंट कहता है, इन केस ऑफ सीरियल्स एंड पल्सेस एमएसपी इज फिक्स्ड इन एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी एट ए लेवल टू विच द मार्केट प्राइस विल नेवर राइज। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि एमएसपी जनरली ज़्यादा ही रखना है, कि जहाँ पे मार्केट प्राइस नहीं पहुँचे। वो पहुँच भी सकता है, नहीं भी पहुँच सकता है। आप एमएसपी पढ़े होंगे, और ये दोनों स्टेटमेंट आप कहीं नहीं पढ़े होंगे कि अनलिमिटेड होता है और काफ़ी ज़्यादा होता है कि मार्केट प्राइस वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। तो डेफिनेटली दोनों स्टेटमेंट गलत ही स्टेटमेंट है। एमएसपी के बारे में, एमएसपी पीडीएस के बारे में आपको डिटेल में आइडिया होना चाहिए। यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछती है, और मेंस में तो इनफैक्ट डायरेक्ट सिलेबस में ही मेंशन्ड है। अब 80th क्वेश्चन, आप मनी मार्केट के बारे में पढ़े होंगे, तो ये सारे जो टर्म्स हैं ये बैंक्स या फिर आरबीआई इशू नहीं करता है। तो यहाँ पे बोल रहा है सेकंड में कि आरबीआई इशू करता है, फोर्थ में ये बैंक इशू करता है, तो सेकंड और फोर्थ गलत है, तो आपका आंसर आ जाएगा सी 1 and 3। जनरली ये लोग कॉर्पोरेट हाउसेस लोग इशू करते हैं। एफडीआई, इट इज़ लार्जली नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो, यही इसका आंसर है। मोस्ट अप्रोप्रिएट यही आपको दिखेगा, और ये एक ईजी सवाल था। अब इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो इंडिया में जो एक्सपोर्ट होता है वो लगभग $300 बिलियन का था 18-19 फिस्कल ईयर में। इंपोर्ट्स लगभग $400 बिलियन का था, तो इंपोर्ट्स ज़्यादा होता है, इनफैक्ट एक्सपोर्ट्स कम होता है। करंट अकाउंट डेफिसिट से ही सफ़र करता है इंडिया, वो लगभग 1 to 2% ऑफ जीडीपी के आसपास होता है, तो 1 और 4 तो सही है। थर्ड भी सही है, सर्विसेज का ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, तो 1 3 4 सही है। और सेकंड गलत है, हैव डिक्रीज इन द रिसेंट ईयर्स। अब ये नहीं भी पता हो तो आपको 1 3 4 आपका सही है, तो आपका आंसर D 1 3 4 आ जाएगा। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड ऑयल से रिलेटेड है। आप अगर न्यूज़ में पढ़े होंगे कि जो क्रूड ऑयल का प्राइस यहाँ पे नेगेटिव हो गया था, तो इसलिए करंट अफेयर्स में आया, तो इसलिए यूपीएससी ने पूछ लिया। इनमें से कौन सा नॉन फाइनेंशियल डेट है? तो हाउसिंग लोन्स है, या क्रेडिट कार्ड्स का लोन है, या ट्रेजरी बिल है, सब इनफैक्ट डेट ही है, और सब नॉन फाइनेंशियल डेट है। फाइनेंशियल डेट जो होगा, फाइनेंशियल वर्ड बैंक से एसोसिएटेड होता है, तो इनमें से कुछ भी बैंक से एसोसिएटेड नहीं है। जब बैंक्स कोई लोन लेता है दूसरे बैंक से, तो वो हुआ फाइनेंशियल डेट, और बाद बाकी कोई भी लोन ले रहा है तो वो हुआ नॉन फाइनेंशियल डेट। तो ये सब नॉन फाइनेंशियल डेट ही है, तो आंसर है D 1 2 3। अब यूपीएससी बस फाइनेंशियल डेट और नॉन फाइनेंशियल डेट के बारे में आपको डिफरेंस पता है कि नहीं पता है, ये पूछना चाह रहा था यहाँ पे। IAEA सेफगार्ड के तहत इनमें से कुछ रिएक्टर्स आते हैं, कुछ नहीं आते हैं। तो IAEA सेफगार्ड के तहत आने का क्या मतलब होता है कि लेट्स से इंडिया किसी कंट्री से यूरेनियम, इनरिच्ड यूरेनियम इंपोर्ट कर रहा है, तो वो इनरिच्ड यूरेनियम जो इंडिया ने इंपोर्ट किया उसको मिलिट्री पर्पस के लिए यूज़ नहीं किया जाए, ये चेक करता है IAEA सेफगार्ड। तो डेफिनेटली इंपोर्टेड यूरेनियम पे यहाँ पे इंस्पेक्शन करता है IAEA, लेकिन जो माइंड यूरेनियम है इन द कंट्री उस पर इंस्पेक्शन नहीं करता है। तो ये IAEA के बारे में आपको पता होगा, तब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप आंसर कर सकते थे। सम यूज इंपोर्टेड यूरेनियम एंड अदर यूज डोमेस्टिक सप्लाईज। 86th क्वेश्चन, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो ट्रिम्स है वो सर्विसेज से एसोसिएटेड नहीं है, केवल गुड्स से एसोसिएटेड है। यही पता है तो आपका आंसर निकल जाएगा, ये नहीं पता है तो डेफिनेटली थोड़ा ये डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता था। आरबीआई अगर एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो कर रही है तो डेफिनेटली करेंसी सर्कुलेशन बढ़ाना होगा, उसके लिए डेफिनेटली जो भी रेट्स है उसको कम करना होगा। तो आरबीआई डेफिनेटली किसी भी रेट को इंक्रीज नहीं करेगी। तो व्हाट विल आरबीआई नॉट डू?
किसी भी रेट को इंक्रीज नहीं करेगी, तो डेफिनेटली आरबीआई 2 नहीं करेगी। जब भी अगर एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी है, मतलब रेट्स कम है, रेपो रेट कम है, रिवर्स रेपो रेट कम है, तो वो कट करेगी। तो आरबीआई क्या नहीं करेगी, तो कुछ भी रेट को इंक्रीज नहीं करेगी, तो डेफिनेटली इसका आंसर 2 हो जाएगा। एक सिंपल सवाल था। 88th क्वेश्चन की इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद इनमें से क्या इफेक्ट उसका हुआ है। अब वर्कर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज्ड इन अर्बन एरियाज वाइल एज इट डिक्रीज्ड इन रूरल एरियाज। अब यहाँ पे दो फैक्ट्स हैं, ज़्यादा चांस ये गलत होगा। सेकंड है द परसेंटेज शेयर ऑफ रूरल एरियाज इन वर्कफोर्स स्टीडली इंक्रीज्ड। अब मैंने बोला स्टीडली इंक्रीज्ड और स्टीडली डिक्रीज, जहाँ पे भी होता है जनरली वो गलत होता है, तो 1 भी गलत है, 2 भी गलत है, तो अब आंसर 3 है या 3 एंड 4 होगा। 4 में देखेंगे द ग्रोथ रेट इन अर्बन एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज्ड। तो डेफिनेटली अब 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद क्या हुआ कि लोग बाग रूरल एरिया से अर्बन एरियाज आने लगे, तो अब डेफिनेटली जो रूरल एम्प्लॉयमेंट है वो डिक्रीज ही हुआ होगा, तभी लोग बाग रूरल एरिया से अर्बन एरियाज आ रहे होंगे। तो आप लॉजिकली लेके चल सकते हो कि ज़्यादा चांस है कि 4 भी सही होगा, तो इसलिए आंसर इसका 3 एंड 4 है। अब ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, 1 और 2 तो आप एलिमिनेट कर लोगे आसानी से, लेकिन आपका 4th स्टेटमेंट में फंसेगा। इस लॉजिक से आप सॉल्व कर सकते थे, लेकिन अब ये डायरेक्टली फैक्चुअल सवाल है, फैक्ट्स पता है तभी आपके सही आंसर निकलेंगे, लेकिन ऐसे सवाल को भी आपको अटेम्प्ट करना होगा इस तरह के पेपर में, क्योंकि ज़्यादातर लॉजिकल सवाल ही पूछे गए थे इस पर्टिकुलर पूरे पेपर में। अब जो सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट देता है रूरल एरियाज़ में वो कॉमर्शियल बैंक्स देता है, कोऑपरेटिव बैंक्स का जो एक्सपोजर है काफ़ी कम है, तो डेफिनेटली इसलिए फर्स्ट गलत है, और सेकंड तो एक जेनरिक स्टेटमेंट है इसलिए सही है, 2 ओनली इसका आंसर है। इनमें से सबसे ज़्यादा लोन रूरल एरियाज़ में कौन देता है? शेड्यूल्ड बैंक्स देते हैं, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक देते हैं, कि आरआरबीज देते हैं, कि कोऑपरेटिव बैंक्स देते हैं, कि कोई और देते हैं। ये यूपीएससी ने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में कभी 2009-10 के आसपास पूछ रखा था, तो वो आपने अगर पढ़ा है तो वहीं से आपके आंसर यहाँ पे निकल सकता है। अब साइबर इंश्योरेंस में अब ये 4 स्टेटमेंट है कि आपको एक नया कंप्यूटर दे दिया जाएगा कि कोई भी अगर मिसक्रिएंट उसको डैमेज कर देता है, तो इसका चांस कम है। कि सबसे ऐसा लग रहा है कि यही स्टेटमेंट ऐसा स्टेटमेंट है जो यूपीएससी क्वेश्चन सेटर ने ज़बरदस्ती बनाया है। तो अब यहाँ से आंसर मैंने इसी तरह आंसर निकाला था B134। 91 में श्रमण जो है एक्चुअली वो वॉन्डरर्स थे, आपको बस इतना पता होना चाहिए। अगर आप जैनिज्म अगर डिटेल में पढ़े हो तो आपको श्रमण कल्चर के बारे में पता होगा। श्रमण वॉन्डरर्स हुआ करते थे, इसलिए सेकंड गलत है, आंसर 1 और 3 है। 92nd स्टेटमेंट, यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट वो ओनली है, तो थर्ड इसलिए गलत है। आपको पता होगा कि एलिफेंट की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कर्नाटक में है, तो इसलिए 4th भी गलत है, तो इससे आंसर आ जाएगा 1 और 2। वो जो हेड होता है वो फीमेल ही होता है, और जेस्टेशन पीरियड इसका 22 मंथ्स के आसपास होता है। तो यहाँ ओनली के चलते 3 गलत है। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, वहीं से आपका आंसर आ जाएगा 1 और 2। कावेरी बेसिन में कौन कौन सा आता है? आपको अगर इतना ही पता है कि पापीकोंड आंध्र प्रदेश में आता है, तो आपका आंसर यहीं से C134 निकल जाएगा। अब ये जो सवाल है इसका आंसर इनफैक्ट बर्ड्स है। यहाँ देखिए व्हाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट लिखा है, आपने व्हाइट थ्रोटेड बुलबुल का नाम सुना होगा, तो व्हाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट, व्हाइट थ्रोटेड बुलबुल सब बर्ड्स ही होंगे, तो इस लॉजिक से आप निकाल सकते थे आंसर। 2 साल पहले कान्हा नेशनल पार्क ने अपना एक लोगो डिक्लेयर किया था, वो था भूर सिंह द बारहसिंगा, और बारहसिंगा यहाँ पे पाया जाता है। कान्हा नेशनल पार्क को आपने अगर थोड़े से अच्छे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि यहाँ बारहसिंगा काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, तो नेशनल पार्क्स काफ़ी अच्छे से करके जाना है। स्टील स्लैग इनमें से किस पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है? तो जनरली एप्लीकेशन बेस्ड सवाल में आंसर होता है ऑल ऑफ द अबव। 97th है, ये थोड़ा एक डिफिकल्ट क्वेश्चन था। तो मस्क डियर कहाँ मिलता है? तो वो हिमालयन एरियाज में मिलता है, उसको हिमालयन मस्क डियर भी कहते हैं। तो गंगोत्री हो सकता है, मानस नहीं होगा, तो 4 गया, और गंगोत्री हो सकता है, तो बचा एयर बी में। तो मैंने भी यही सोचा था, मैंने बी मारा, लेकिन इसका आंसर ए है। एस्कट को एस्कट मस्क डियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहते हैं, तो एस्कट और गंगोत्री में मिलता है। इनमें से कौन सा इको फ्रेंडली है? तो अभी जो पोर्टलाइट सीमेंट और हॉट मिक्स एसफल्ट टेक्नोलॉजी रोड बनाने में अभी यूज़ किया जाता है, तो डेफिनेटली वो इको फ्रेंडली नहीं है। जो अलकतरा वगैरह यूज़ करते हैं वही है हॉट मिक्स एसफल्ट टेक्नोलॉजी, तो डेफिनेटली 4 तो नहीं होगा। जब 4 नहीं होगा तो आपका आंसर 1 और 5 और 1, 2, 3 है। जियो टेक्सटाइल ज़्यादा चांस है कि होगा, जियो टेक्सटाइल के बारे में आपको पता है, तो आपको पता होगा कि वो इको फ्रेंडली है, तो आंसर ए 1, 2, 3 हो जाएगा। 99th क्वेश्चन, इंडिया के कोल में एस कंटेंट ज़्यादा होता है, सल्फर कंटेंट कम होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। सेकंड स्टेटमेंट भी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स निकलते हैं, ये भी सही है। कोल एस कंटेंट्स आर्सेनिक, लेड एंड मरकरी। क्वेश्चन सेटर ने ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट को कहीं से छापा है, आपको फील लगेगी कि हाँ ये मिलता होगा इसमें, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि नहीं मिल सकता है, कोई लॉजिक से आप नहीं प्रूव कर पाओगे कि कोल एस में क्यों नहीं होगा लेड, तो डेफिनेटली तीनों ही सही है।
इनमें से बायोचार का यूज़ कहाँ किया जा सकता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट आप देखोगे कि वर्टिकल फार्मिंग में किया जा सकता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ को ये प्रमोट कर सकता है, वाटर को रिटेन कर सकता है। तो कुछ भी आपको ऐसा नहीं लगेगा, क्योंकि बायोचार को कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं। जब कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ग्रो कर सकते हैं। ह्यूमस ग्रो हुआ तो वाटर को भी वो खींच सकता है। वर्टिकल फार्मिंग में भी क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो कोई आप लॉजिक से किसी भी स्टेटमेंट को गलत प्रूव नहीं कर पाओगे। जब गलत नहीं प्रूव कर पा रहे हो तो डेफिनेटली सारे स्टेटमेंट सही होंगे। तो इसलिए इसका आंसर है डी 1 2 3। तो यहाँ मैंने 100 सवाल को डिस्कस कर लिया। तो आप देखेंगे लॉजिकली अगर पूरा पेपर ऐसा था कि 100 सवाल में नॉलेज वाइज जो आप सॉल्व कर लोगे वो 30 सवाल होगा। उसमें 15 सवाल तो ऑलरेडी पॉलिटी का होगा, 15 सवाल बाद बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट का होगा। 30 से 35 सवाल से ज़्यादा आप नॉलेज वाइज सॉल्व नहीं कर पाओगे। बचे 70 सवाल में आपको ऑन द स्पॉट इलिमिनेशन या फिर स्मार्ट गेस वर्क यूज़ करके ही सॉल्व करना होगा। कुछ टेक्निक्स मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताई कि 10-12 सवाल तो जो मैंने पहले टेक्निक्स बताई थी उससे डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। अब बाद बाकी सवाल पे आपको ऑन द स्पॉट कुछ गेस वर्क करना होगा। तो मैंने सारे सवाल को डिस्कस कर लिया, जो जो सवाल स्मार्ट गेस वर्क से सॉल्व हो सकते थे और या मैंने कैसे सॉल्व किया वो मैंने आपको डिस्कस किया। जो जो सवाल मेरे गलत हुए कुछ कुछ तो मैं आपको यहीं पे बता दिया था। मेरा जो उस पर्टिकुलर टेस्ट पेपर में स्कोर बन रहा है डिफरेंट कोचिंग से वैरी कर रहा है, 72 to 74 के बीच में वो वैरी कर रहा है। तो या तो वही 125 से 130 मार्क्स के बीच में आएंगे। तो अब देखते हैं यूपीएससी के आंसर की में, क्योंकि होता है कि यूपीएससी 1-2 क्वेश्चन का आंसर की पलट देता है जो वेरियस कोचिंग्स देते हैं। तो कट ऑफ मोस्ट प्रोबेबली 95 to 97 के रेंज में होगी। तो डेफिनेटली एक डिफ़िकल्ट पेपर था, टफर देन द लास्ट टाइम। तो अब जो सीख मिलती है इस पर्टिकुलर पेपर से कि अगर आप प्रीलिम्स को अप्रोच कर रहे हैं तो केवल आप नॉलेज से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, स्मार्ट गेसवर्क की स्किल्स आपको डेवलप करनी होगी। और 2018-19-20 का पेपर उसी लाइंस में था। अगर आपने मेरे 2018 और 19 का जो डिस्कशन वीडियो आपने अगर देखी होती तो 2020 में डेफिनेटली आपको काफ़ी हेल्प मिला होता। काफ़ी लोग मेरे को मैसेज भी किए थे कि काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी सहूलियत मिली जो आपने स्मार्ट गेसवर्क की टेक्निक्स बताई थी। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा देन डेफिनेटली डू सब्सक्राइब माई चैनल।